हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होने वाला है आज हमारा लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले चलो हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। सबसे पहले हमने सीखा, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, बोलो मेरे साथ अगर आपको याद है तो बाबू कंज्यूमर रिफर्स टू अ पर्सन। कंज्यूमर वो पर्सन है हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज, जो क्या करता है, गुड्स खरीदता है एंड सर्विसेज खरीदता है। क्यों? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। इट रिफर्स टू द पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अच्छा, कंज्यूमर के बाद हमने पढ़ा था क्या, यूटिलिटी। आप बताओ मेरे को यूटिलिटी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन यूटिलिटी। इट रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी मतलब क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था यूटिलिटी को मेजर करने का 2 अप्रोच है। यूटिलिटी को मेजर करने का कितना अप्रोच है, 2 अप्रोच है। एक है आपका कार्डिनल अप्रोच, एक है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। बाबू ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि हम लोग सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं कि ये कमोडिटी में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, इस कमोडिटी में कम सेटिस्फैक्शन मिला। कार्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम लोग यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा यूटिलिटी, इसमें कम, इसमें 10, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 5। तो कहने का मतलब है ये हम लोगों को नंबर्स बताता है, ये हम लोगों को रैंकिंग बताता है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस चैप्टर में क्या मान के चल रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। तो बाबू अगर हम लोग नंबर्स पे मान के चल रहे हैं तो नंबर को मेजर करने का एक यूनिट होगा, उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्या, यूटिल्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूटिल्स। ऐसा यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज यूटिल्स। यहाँ तक रिवाइज हो गया। फिर हमने पढ़ा था क्या, बताओ मेरे को, TU। TU स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी। इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़। बोलो मेरे साथ, इट रिफर्स टू द सम ऑफ क्या, all the utilities derived from the consumption of a certain amount of commodity। अगर आपके पास 5 डेयरी मिल्क है, अगर आपके पास 6 डेयरी मिल्क है, तो 5 और 6 सबको कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर आप सारे सेटिस्फैक्शन को प्लस कर दोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी। इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़। इट रिफर्स टू द सम ऑफ क्या, ऑल द यूटिलिटीज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। आपको याद आ गया ये चीज़। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, नंबर 5, दैट इज़ MU। आप बताओ मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कुछ याद है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल मतलब होता है बाबू चेंज। ध्यान देना यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी। इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल याद दिलाना चाहूँगा। अगर 4 डेयरी मिल्क खाया हम लोगों ने, कितना डेयरी मिल्क खाया, 4, और चारों को खाने के बाद हमारा सेटिस्फैक्शन कितना था, 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन था। कितना सेटिस्फैक्शन था, 80 यूटिल्स का। और जब हमने 5 डेयरी मिल्क खाया तो हमारा सेटिस्फैक्शन कितना था, टोटल 86 यूटिल्स का। कोई दिक्कत नहीं, एक एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क खाने के चलते, 4 से 5 कर दिया ना, एक एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क खाने के चलते यूटिलिटी में कितना का चेंज आया, आप बताओ मेरे को। पहले 80 था, 86 हो गया, कितना का चेंज आया, 6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट डू यू मीन मार्जिनल यूटिलिटी। इट रिवर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ध्यान दो, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया 80 से 86 हो गया ना, कितना का चेंज आया, 6। तो व्हाट डू यू मीन मार्जिनल यूटिलिटी। इट रिफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। चेंज क्यों आया, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा कमोडिटी खाने के चलते टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। आपको याद हो गया, फिर से रिवाइज करो चलो। व्हाट डू यू मीन बाय TU। It can be defined as the sum of all the utilities derived from the consumption of a certain amount of commodity. What do you mean marginal utility? It refers to change in total utility. बोलो, it refers to change in total utility. क्यों? Due to consumption of an additional unit of commodity. एक एक्स्ट्रा कमोडिटी खाने के चलते TU में जो चेंज आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, MU बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक रिवाइज हो गया। अच्छा, आगे ध्यान देते हैं हम लोग। ये तो हमारा लेक्चर 1 था, हमने लेक्चर 1 में ये सब पढ़ा था। लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था इन दोनों का बिहेवियर, TU का बिहेवियर और MU का बिहेवियर। अगर आपको याद हो तो MU का बिहेवियर कैसा था, बोलो ना मेरे को, याद करने की कोशिश करो। MU का बिहेवियर कैसा था बाबू, MU लगातार घटते जाता है। इस तरह का कर्व बनाया था ना हमने, अगर याद हो आपको तो, 0 x y यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे हमने लिखा था MU। देखो तो
एम यू क्या हुआ था, घटते गया घटते गया घटते गया घटते घटते जीरो हो गया, फिर ये नेगेटिव हो गया। आपको याद है ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर मैं आपको एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक लगातार डेयरी मिल्क खिलाते जाऊँगा तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा, फिर थोड़ा कम अच्छा लगेगा। अब हम लोग 5, 6, 10 लगातार डेयरी मिल्क खाते जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाएगा, उस केस में एम यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हम लोग उल्टी करना चालू कर देंगे, वॉमिटिंग चालू कर देंगे, तो अब वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा नहीं है, अब सेटिस्फेक्शन जा रहा है, तो यहाँ सब क्या हो गया, नेगेटिव पहुँच गया। तो बताओ एम यू का कब कैसा है, एम यू डिक्रीज करता है, घटते घटते जीरो होता है, फिर कहाँ पहुँच जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो एम यू का बिहेवियर बोलो मेरे साथ, एम यू डिक्रीजेज एंड आफ्टर दैट इट रीचेज जीरो एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स नेगेटिव। और भाई अगर टी यू का शेप याद है आपको, हमने टी यू इस तरह से बनाया था, है ना। पहले टी यू इंक्रीज़ करेगा टोटल यूटिलिटी, फिर वो मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर वो घटना चालू कर देगा, पर घटते घटते जीरो और नेगेटिव नहीं जाएगा। पर घटते घटते जीरो नेगेटिव क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 10 डेयरी मिल्क 15 डेयरी मिल्क खाने के बाद अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको जीरो सेटिस्फेक्शन मिला तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपने 10-15 डेयरी मिल्क कंज्यूम कर लिया और आपका सेटिस्फेक्शन कितना था, जीरो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको टी यू का डेफिनेशन ये शेप याद आया, टी यू फर्स्ट इंक्रीजेज, आफ्टर दैट टी यू रिचेज मैक्सिमम एंड देन टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, बट इट नेवर बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव। ये भी याद आ गया बच्चों। हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं, अगर आपको इस पॉइंट में दिक्कत हो रहा है तो आप पिछला वीडियो को कंसिडर कर लेना, ठीक है ना। चलो ध्यान दो। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट रिलेशनशिप। क्या पढ़ा था हमने, रिलेशनशिप, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप, टी यू एंड एम यू के बीच का रिलेशनशिप। ऐसा कब बना था ना, याद है, यहाँ पे हमने लिखा था टी यू, यहाँ पे हमने लिखा था एम यू, यहाँ पे हमने लिखा था यूनिट ऑफ कमोडिटी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने बोला था पहले आप एक टी यू बना लेना, पहले आप क्या बना लेना, टी यू बना लेना, फिर जिस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम है वहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच देना, वहाँ से क्या खींच देना, डॉटेड लाइन। मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं है। अच्छा फिर से बनाते हैं, चलो। ठीक है, एक डॉटेड लाइन, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से एक एम यू ड्रॉ कर दीजिए। वहाँ से क्या ड्रॉ कर देंगे, एम यू। अब आप बताओ मेरे को कैसा कब बना, जब तक टी यू इंक्रीज़ कर रहा था, जब तक टी यू क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था, तब तक एम यू घट तो रहा था, बट एम यू क्या था, पॉजिटिव था। याद आया। जैसे ही टी यू मैक्सिमम हुआ, जैसे टी यू क्या हो गया, मैक्सिमम, वैसे ही एम यू क्या हो गया, ज़ीरो। जैसे ही टी यू घटना चालू किया, एम यू डिक्लाइन, एम यू कहाँ पहुँच गया, नेगेटिव पहुँच गया। फिर से सुनते हैं, जब तक टी यू क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था, जब तक टी यू क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था, एम यू क्या था बाबू, घट तो रहा था बट पॉजिटिव था। एम यू घट तो रहा था बट क्या था, पॉजिटिव। जैसे टी यू मैक्सिमम हुआ, एम यू ज़ीरो। जैसे टी यू क्या था, बोलो, मैक्सिमम, एम यू क्या हो गया, ज़ीरो। जैसे टी यू घटना चालू हुआ, जैसे ही टी यू घटना चालू हुआ, एम यू कहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ से ये घटना चालू किया, यहाँ से ये नेगेटिव पहुँच गया। तो जैसे टी यू घटना चालू किया, एम यू बिकम्स नेगेटिव। इतने तो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास। आई होप आपको ये पूरा लास्ट के दोनों लेक्चर रिवाइज हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के नए टॉपिक पे। आज का नया टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, चलो हेडिंग देते हैं यहाँ पे हम लोग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा क्या होता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है ना, बताओ मेरे को। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, मैं बताता हूँ कैसे। ध्यान दो, यूनिट ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान देना थोड़ा। 6 7 8, चलिए ध्यान देंगे, ठीक है। नोटिस करो तो, जब हमने एक डेयरी मिल्क खाया, जब हमने कितना डेयरी मिल्क खाया, एक डेयरी मिल्क खाया, तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10, कोई इशू वाली बात नहीं। जैसे ही मैंने आपको दूसरा डेयरी मिल्क खिलाया,
आपने एक डेयरी मिल्क कभी ख़त्म ही किया था, जैसे ही मैंने आपको दूसरा डेयरी मिल्क खिलाया, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा पहले वाले से कि उससे थोड़ा कम। अब अभी एक खा चुके हो तो आपको हल्का सा क्या कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कारण अभी तुरंत एक खाया है, अभी तुरंत सेकंड वन खा रहे हैं, तो बताओ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आपने जैसे ही दूसरा डेयरी मिल्क ख़त्म किया, मैंने आपको थर्ड डेयरी मिल्क दे दिया, तीसरा डेयरी मिल्क दे दिया, तो अभी आप 2 खा चुके हो, तो तीसरी बार में उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या उससे कम, उससे कम। सिमिलरली जैसे मैं आपको 4th दूंगा, आपका सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा। फिर मैं आपको 5th खिलाऊंगा और कम, 6th खिलाऊंगा और कम, 7वां खिलाऊंगा, अब आपको उल्टी होना चालू हो जाएगा, तो -2 फिर -4। कोई दिक्कत नहीं, एमयू का नेचर हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो बताओ तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमने कंजम्पशन को इंक्रीज़ किया, जैसे जैसे हमने कंजम्पशन को क्या किया, इंक्रीज़ किया, वैसे वैसे एमयू क्या हो गया बाबू, घटता चला गया, और घटते घटते 0 फिर कहाँ पहुँच गया, नेगेटिव। इसी नेचर को इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्यार से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे इंग्लिश में याद करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ DMU, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ DMU? लॉ ऑफ DMU states that, लॉ ऑफ DMU क्या states that as we go on increasing the consumption, as we go on increasing the consumption of a commodity, जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, as we go on increasing the consumption of a commodity, the marginal utility of the commodity will starts declining and then it becomes 0 and ultimately it becomes negative. This is known as क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ईजी है, आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है बताओ मेरे को। आपको बताना है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, कंजम्पशन को बढ़ाओगे, एमयू क्या होगा, घटते जाएगा, घटते घटते 0 और नेगेटिव। इसी नेचर को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ DMU। तो बोले फिर से, व्हाट डू यू मीन लॉ ऑफ DMU? लॉ ऑफ DMU states that, लॉ ऑफ DMU states that as we go on increasing the consumption of a commodity, the marginal utility of the commodity will starts declining and ultimately it becomes 0 and then it becomes 0 and ultimately it becomes negative। एकदम ईजी है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाओ तो आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा, कर्व तो इसका सेम ही रहेगा ना, लॉ ऑफ DMU का कर्व कैसा रहेगा, सेम 0xy, ये हमने बना दिया MU, यहाँ पे लिख दिया MU, यहाँ पे लिख दिया यूनिट ऑफ कमोडिटी, ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे लिख देते हैं MU, ये हो गया। देखो ध्यान दो, MU घट रहा था, घटते घटते यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है, फिर 0 हुआ, फिर ये नेगेटिव हो गया। इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, हमने डेफिनेशन देख लिया लॉ ऑफ DMU का, हमने स्केड्यूल देख लिया, हमने कर्व देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे लॉ ऑफ DMU का, बताओ मेरे को। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ DMU का एजम्पशंस। बोलो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। अगर ये सब कुछ एजम्पशंस है, ये अगर रहेंगे तब तो लॉ ऑफ DMU फॉलो होगा, ये अगर नहीं रहेंगे तो लॉ ऑफ DMU फॉलो नहीं होगा। ये क्या क्या एजम्पशंस है, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट जो है बाबू, कंटिन्यूअस, बोलो कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कंटिन्यूअस क्या, कंजम्पशन। सबसे पहला एजम्पशन ये है, ध्यान दो। मैं जब भी आपको याद है एग्जांपल देता था, मैं आपको क्या बोलता था, आपने एक डेयरी मिल्क ख़त्म किया, मैंने आपको तुरंत एक डेयरी मिल्क खिलाया, फिर जैसे ही आपने सेकंड डेयरी मिल्क ख़त्म किया, मैंने आपको थर्ड डेयरी मिल्क खिलाया। मेरे कोई भी एग्जांपल में टाइम गैप था, मैंने कभी ऐसा बोला आपको, मैंने आपको आज एक डेयरी मिल्क दिया, आपने खा लिया, फिर मैंने आपको कल एक डेयरी मिल्क दिया, आपने खा लिया, फिर मैंने आपको परसों एक डेयरी मिल्क दिया, आपने खा लिया। नहीं, क्यों बाबू, समझिएगा इधर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थोड़ा नोटिस करेंगे, ठीक है ना। क्या नोटिस करेंगे, ध्यान देना इधर। मैंने आपको मंडे को दिया सिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क, ट्यूसडे को भी दिया डेयरी मिल्क सिल्क, आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा या बढ़ेगा। मैंने आपको मंडे को एक डेयरी मिल्क खिलाया, बहुत खुश हो गए, फिर मैंने आपको नेक्स्ट डे एक डेयरी मिल्क खिलाया, आप और खुश, फिर मैंने आपको वेडनेसडे को भी एक डेयरी मिल्क खिलाया, आप क्या, और खुश। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कंजम्पशन में टाइम गैप कर दें, अगर हम लोग कंजम्पशन में क्या कर दें, टाइम गैप कर दें, तो सेटिस्फेक्शन घटेगा नहीं, सेटिस्फेक्शन बढ़ते चला जाएगा। सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। अगर सेटिस्फेक्शन को घटाना है, अगर सेटिस्फेक्शन को क्या घटाना है, तो हमें कंजम्पशन क्या करना होगा, कंटिन्यूसली करना होगा। कंटिन्यूसली मतलब अगर मैं आज एक डेयरी मिल्क खा रहा हूँ तो मुझे सेकंड डेयरी मिल्क भी अभी तुरंत खाना है,
थर्ड डेयरी मिल्क भी अभी तुरंत खाना है, फोर्थ डेयरी मिल्क भी अभी तुरंत खाना है। ऐसा नहीं कि एक मैंने मंडे को खाया, एक ट्यूसडे को खाया, एक वेडनेसडे को खाया, क्योंकि अगर हम लोग टाइम गैप कर देंगे, अगर हम लोग क्या कर देंगे, टाइम गैप कर देंगे, तो सेटिस्फेक्शन घटेगा नहीं, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा और उस केस में लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो नहीं होगा। तो बताओ पहला एजम्पशन क्या, देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, देयर मस्ट बी क्या, कंटिन्यूअस कंजम्पशन एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइम गैप, दोनों के बिटवीन टू सक्सेसिव कंजम्पशंस, दो सक्सेसिव कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप होना नहीं चाहिए, दो सक्सेसिव कंजम्पशंस के बीच में टाइम गैप होना नहीं चाहिए। टाइम गैप क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम गैप हो जाएगा तो सेटिस्फेक्शन घटेगा नहीं, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। कोई इशू नहीं, आपको समझ में आ गया। लॉ ऑफ डीएमयू बोलो कब फॉलो होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, क्या होना चाहिए बाबू, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन है बाबू प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए बोलो, होमोजीनियस प्रोडक्ट। और समझते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको पहला डेयरी मिल्क दिया, फर्स्ट डेयरी मिल्क कौन सा दिया, एक नॉर्मल 10 रुपये वाला, एक नॉर्मल 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क दिया। सेकेंड टाइम पे सेकेंड डेयरी मिल्क मैंने आपको कौन सा दिया, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट, कौन सा डेयरी मिल्क खिलाया बोलो, फ्रूट एंड नट। थर्ड डेयरी मिल्क मैंने आपको क्या खिलाया, डेयरी मिल्क सिल्क। फोर्थ में मैंने आपको क्या खिलाया, डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो, डेयरी मिल्क सिल्क क्या, ओरियो। अब बताओ, जब जैसे आपने फर्स्ट वाला डेयरी मिल्क खाया 10 रुपये वाला, आपको मज़ा आया होगा। जैसे ही मैंने आपको सेकंड दिया फ्रूट एंड नट, आप और खुश कि पहले बार से तो मैं अच्छा दे रहा हूँ। अच्छा, थर्ड में मैंने आपको डेयरी मिल्क सिल्क दिया, उससे भी अच्छा। फोर्थ में मैंने आपको डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो दिया, उससे भी अच्छा। तो उसके इसमें सेटिस्फेक्शन घटेगा या सेटिस्फेक्शन बढ़ते चला जाएगा, सेटिस्फेक्शन तो बढ़ते चला जाएगा ना, क्योंकि पहले 10 वाला, फिर फ्रूट एंड नट, फिर सिल्क ओरियो। वही कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको फर्स्ट टाइम में सिल्क ओरियो खिलाऊँ, सेकेंड टाइम में भी सिल्क ओरियो, थर्ड में भी सिल्क ओरियो, फोर्थ में भी सिल्क ओरियो, तब ना आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा और आपको फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो वो पहला एग्जांपल में प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, पर सेकंड एग्जांपल में देखो प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है। फर्स्ट भी ओरियो, सेकंड भी ओरियो, थर्ड भी ओरियो, फोर्थ भी ओरियो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि अगर लॉ ऑफ डीएमयू को फॉलो होना है, अगर लॉ ऑफ डीएमयू को क्या होना है, फॉलो होना है, तो प्रोडक्ट का क्या होना ज़रूरी है, प्रोडक्ट का होमोजीनियस होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट का क्या होना ज़रूरी है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे जो चीज़ खिलाया था, सेकंड टाइम पे भी वही खिलाना होगा, थर्ड टाइम पे भी वही खिलाना होगा, फोर्थ टाइम पे भी वही खिलाना होगा। अगर आप प्रोडक्ट को चेंज कर दोगे, अगर आप प्रोडक्ट को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो उस केस में लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो नहीं होगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। बताओ मेरे को एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू का एजम्पशन क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला एजम्पशन, टाइम गैप होना नहीं चाहिए, विच मीन्स देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, देयर मस्ट बी क्या, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 बताओ, होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बाबू, होमोजीनियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैंने सिल्क खिला रहा आपको, फिर आप सिल्क ओरियो खा रहे हो, फिर डेयरी मिल्क का और जितने वैराइटीज़ आता है वो सब खा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर पहला बार में ओरियो तो सेकंड भी ओरियो, थर्ड भी ओरियो, फोर्थ भी ओरियो। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। बोलो क्या क्या एजम्पशंस है। पहला कंटिन्यूअस कंजम्पशन, दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट, तीसरा बाबू थर्ड वन इज स्टैंडर्ड कंजम्पशन। स्टैंडर्ड कंजम्पशन इसका मतलब है कि मैं आपको पहले बार में जितना क्वांटिटी दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पे भी उतना ही क्वांटिटी देना है। ऐसा नहीं कि पहला टाइम पे बहुत कम क्वांटिटी मिला, सेकंड टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी, थर्ड टाइम में फिर कम क्वांटिटी। इस तरह से चेंज नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम। अब मैंने आपको पहले बार में एक डेयरी मिल्क दिया, मान लो 8 क्यूब होता है डेयरी मिल्क में, मैंने आपको पहले टाइम पे 8 क्यूब दिया, तो सेकंड टाइम पे भी 8 क्यूब, थर्ड टाइम पे भी 8 क्यूब, फोर्थ टाइम पे भी क्या, 8 क्यूब। अब वो कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब इट मस्ट नॉट बी टू स्मॉल और इट मस्ट नॉट बी टू बिग। एक स्टैंडर्ड कंजम्पशन लेना और उसी को आप हर टाइम फॉलो करना। पहला बार में भी उतना ही, सेकंड टाइम पे भी उतना ही। मान लो अगर हम लोग चाय का एग्जांपल लें, किसका एग्जांपल लें, चाय का, तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम में मैंने आपको 50 ml दिया, तो सेकंड टाइम में भी कितना, 50 ml, थर्ड टाइम में भी कितना, 50 ml, फोर्थ में भी कितना, 50 ml। आपका जो कंजम्पशन का यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो 3 एग्जाम्पल क्लियर, 3 एजम्पशंस क्लियर। पहला एजम्पशन बोलो कंटिन्यूअस कंजम्पशन, दूसरा एजम्पशन बोलो होमोजीनियस प्रोडक्ट, तीसरा एजम्पशन स्टैंडर्ड कंजम्पशन। क्या होना चाहिए बाबू, स्टैंडर्ड कंजम्पशन। चौथा
हम लोग जिसको खिला रहे हैं, हम लोग जिसको क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं, हमारा जो कंज्यूमर है उसका मेंटल कंडीशन सही होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, मेंटल एंड सोशल कंडीशन सही होना चाहिए। मेंटल एंड सोशल कंडीशन मतलब बाबू वो पागल नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए मतलब उसको टेस्ट का समझ होना चाहिए, तभी तो वो बता पाएगा ना कि उसे पहला बार में अच्छा लगा, सेकंड टाइम में कम अच्छा लगा, थर्ड टाइम में और कम, फोर्थ टाइम में और कम, फिफ्थ टाइम में और कम। अगर वो पागल है तो उसे टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा, उसे आप कितना भी खिला दो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो उस केस में लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो नहीं होगा। तो फोर्थ एजम्पशन क्या है बाबू कि हमारा जो कंज्यूमर है उसका मेंटल एंड सोशल कंडीशन मेंटल एंड सोशल कंडीशन मस्ट बी नॉर्मल। मेंटल एंड सोशल कंडीशन कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। यही हमारे एजम्पशंस है, किसके, लॉ ऑफ डीएमयू के 4 एजम्पशंस है। बोलो बिना देखे, सबसे पहला एजम्पशन बोलो, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन मतलब 2 कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक मंडे फिर एक ट्यूसडे एक वेडनेसडे, लगातार कंजम्पशन करना है। दूसरा एजम्पशन बताओ मेरे को, होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बाबू, होमोजीनियस। पहला बार अगर ओरियो खिलाया तो सेकंड बार भी ओरियो, थर्ड बार भी ओरियो, फोर्थ बार भी ओरियो। थर्ड वन इज देखो स्टैंडर्ड कंजम्पशन। स्टैंडर्ड कंजम्पशन मतलब अगर पहला बार में 100 ml तो नेक्स्ट भी 100 ml, थर्ड भी 100 ml, फोर्थ भी 100 ml। लास्ट वाला जिसको खिला रहे हैं वो पागल नहीं होना चाहिए, उसे टेस्ट का फ़र्क पता चलना चाहिए, उसका मेंटल एंड सोशल कंडीशन मस्ट बी नॉर्मल। तो ये हमारा फिनिश हो गया क्या, लॉ ऑफ डीएमयू। अब बताओ मेरे को व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डीएमयू क्या स्टेट्स दैट, क्या बोलते हैं बाबू, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, जैसे हम लोग क्या करेंगे किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड देन इट बिकम्स जीरो एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स नेगेटिव। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डेफिनेशन सीख लिया हमने, शेड्यूल सीख लिया, कर्व सीख लिया, एजम्पशंस भी देख लिया। हमारा ये टॉपिक हो गया फिनिश। कौन सा टॉपिक फिनिश हुआ बताओ मेरे को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बताओ मेरे को, जो हमारा चैप्टर का नाम था, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, तो चलो बच्चों आज हम लोग हमारा आज का सेलिब्रिटी टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो हमें पढ़ना है 2 केसेस में। कितने केसेस में, 2 केसेस में, केस 1 और केस 2। केस 1 है हमारा 1 कमोडिटी, केस 1 का नाम क्या है, 1 कमोडिटी। केस 2 का नाम क्या है, 2 कमोडिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा, केस 2 पढ़ने के लिए ना हमें 2 कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। वो 2 कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो हमने ना अभी तक इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है ना बजट लाइन पढ़ा है, तो केस 2 पढ़ने के लिए पहले हमें इन दोनों को सीखना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को भी हम लोग क्या करेंगे, होल्ड पे डालेंगे, इसे हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केस 1, फिर हम लोग सीखेंगे इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, फिर आएंगे हम लोग केस 2 पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। कोई इशू नहीं, चलो ध्यान दो बोर्ड पे, चलिए ध्यान देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, हेडिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, बताओ मेरे को कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। हमें कंज्यूमर का मतलब तो मालूम है, हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो बाबू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कीवर्ड को पकड़ो, जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कोई अगर आपसे पूछे बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, आप क्या बोलोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या करके, अपने पैसे को खर्च करके ऑन डिफरेंट गिवन गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो आप बताओ मेरे को व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग क्या, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या करके, बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज।
और फिर से समझते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो एक सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या करके, अपने इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करके। तो व्हाट डू मीन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा अब हम लोग समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। एक चीज़ ध्यान में रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब? जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब हम लोग सामान को बाय कर लेते हैं। जब हम लोग सामान को क्या कर लेते हैं? बाय। आप समझो इधर, आप बाजार गए, आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हो, किस पे खर्च कर रहे हो? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे हो। तो आप उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करोगे ना जहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा? सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। अगर आपको लग रहा है वो महंगा है या वो आपको क्वालिटी के लायक नहीं है तो आप उसे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे बाबू? क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा सिचुएशन है? जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा बाबू? जहाँ पे वो सामान को बाय कर ले। जहाँ पे वो सामान को क्या कर ले? बाय कर ले। हम लोग अभी 3 सिचुएशंस पढ़ेंगे। आप बताना तीनों में से आप किस सिचुएशन में सामान को बाय करना चाहोगे। 3 सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। 3 सिचुएशन आपको बताना है कि आप किस सिचुएशन में सामान को क्या करने वाले हो? बाय करने वाले हो। आप जिस सिचुएशन में सामान को बाय कर लोगे वही सिचुएशन क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपके सामने 3 सिचुएशन रख रहा हूँ, ठीक है। पहला, Px इज ग्रेटर देन MUX। पहला सिचुएशन क्या रखा मैंने? Px इज ग्रेटर देन MUX। दूसरा, Px इज इक्वल टू MUX। तीसरा, Px इज लेस देन MUX। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों में से कौन सा सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। पहले मतलब समझ लो। Px मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। मतलब हम लोग प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं किससे? सेटिस्फेक्शन से। जहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक्स क्या है? टी शर्ट है। एक्स कौन सा कमोडिटी है? टी शर्ट है। हम लोग प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं बाबू, किससे कंपेयर कर रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी से। यहाँ पे भी प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं किससे? मार्जिनल यूटिलिटी से। यहाँ भी प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं किससे? मार्जिनल यूटिलिटी से। किस चीज़ के प्राइस को? टी शर्ट के प्राइस को। कोई दिक्कत नहीं। और केस 1 देखते हैं। केस 1, हम लोग मार्केट में गए और क्या सिचुएशन अराइज हुआ? प्राइस Px इज ग्रेटर देन MUX। मतलब टी शर्ट का प्राइस क्या है? ज़्यादा है। MU मतलब सेटिस्फेक्शन। टी शर्ट का प्राइस क्या है? ज़्यादा है। सेटिस्फेक्शन क्या है? कम। अगर इसे मैं ऐसे लिखूं तो प्राइस ज़्यादा, सेटिस्फेक्शन बोलो कम। आप टी शर्ट लोगे क्या? नहीं लोगे। ऑब्वियस बात है, हम लोग टी शर्ट नहीं लेंगे, हम लोग टी शर्ट छोड़ देंगे। हम लोग टी शर्ट क्यों छोड़ देंगे बताओ मेरे को? क्योंकि यहाँ पे प्राइस, शॉपकीपर प्राइस ज़्यादा मांग रहा है और हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। तो हम लोग बाय करेंगे या ड्रॉप कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो जब हमने बाय नहीं किया, हमने ड्रॉप कर दिया, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो सकता। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा? बोलो मेरे को। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे सामान बाय नहीं किया, हमने सामान छोड़ दिया। सेकेंड केस देखते हैं, जहाँ पे प्राइस क्या है? बराबर है। किससे बराबर है? बोलो मेरे को। सेटिस्फेक्शन से। सेटिस्फेक्शन, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड केस में प्राइस किससे बराबर है बाबू? सेटिस्फेक्शन से बराबर है। इस केस में शॉपकीपर जितना प्राइस मांग रहा है, हम लोगों को उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हम लोग सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हम लोग सामान खरीद लेंगे। ऑब्वियस बात है। क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन इक्वल है। किससे इक्वल है? प्राइस से इक्वल है। कोई इशू नहीं। और थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में प्राइस कम और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा। ऐसा कभी होता है क्या? आप सामान खरीदने गए, टी शर्ट ने, शॉपकीपर ने बोला कि भैया ये टी शर्ट देखिए, नहीं जैसे आपने बोला ये टी शर्ट कितने का है, तो बोला कि भैया टी शर्ट 500 का है। आप क्या बोल रहे हो? ठीक है 500 में मेरे को अच्छा लग रहा है। शॉपकीपर क्या बोलेगा? नहीं आप 400 में ले जाओ। मतलब आपको 500 में वो अच्छा लग रहा था, शॉपकीपर खुद से 500 का क्या कर देगा? 400। ऐसा पॉसिबल है? फिर से समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। थर्ड केस क्या बोलता है? प्राइस कम और सेटिस्फेक्शन क्या? ज़्यादा। शॉपकीपर दाम कम मांग रहा है और आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। ये सिचुएशन होना पॉसिबल नहीं है। ये इमेजिनरी केस है। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? नॉट पॉसिबल। बाबू नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, सेलर प्राइस क्या कर रहा है? कम मांग रहा है। कहने का मतलब है हमने जाके बोला भैया ये टी शर्ट हमें 500 में दे दो, हमें पसंद है। शॉपकीपर क्या बोलेगा? नहीं आप 500 छोड़ो, आप 400 में ले जाओ। 500 में हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा था,
हमें कितना में सेटिस्फेक्शन मिल रहा था 500, सेलर कितना में दे रहा है 400 में, जो कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। अगर आप सामने से जाके बोलोगे कि भैया मैं 1000 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, तो मैं क्या आपको बोलूँगा सामने से कि नहीं बाबू तुम 1000 मत देना, तुम 800 देना या 900 देना? मैं ऐसा तो नहीं करने वाला हूँ। 1000 रुपये में आप सेटिस्फाई थे, 1000 रुपये में आप क्या थे, सेटिस्फाई थे। मैंने खुद से प्राइस कम कर दिया, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो केस 3 क्या है, जब प्राइस कम और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, ये होना पॉसिबल नहीं है। फिर से समझेंगे, हम लोग बाजार गए, मार्केट में 3 सिचुएशन आया। कितना सिचुएशन आया, 3 सिचुएशन। जब प्राइस ज़्यादा था और सेटिस्फेक्शन क्या था, कम, शॉपकीपर प्राइस ज़्यादा मांग रहा है, हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, तो ये वाला पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। सेकंड केस देखो, प्राइस क्या है, इक्वल है किससे, सेटिस्फेक्शन से। हमें जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है शॉपकीपर भी उतना ही कीमत मांग रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है, हम लोग सामान खरीद लेंगे, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थर्ड वाला केस होना पॉसिबल क्यों नहीं है बाबू, क्योंकि थर्ड केस में हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा था 500 पे और सेलर बोल रहा है कि आप 400 पे ले जाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो थर्ड वाला केस तो हो ही नहीं सकता, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ से होगा। फिर से समझो, इस पर ये क्यों नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इस पर सामान बाय नहीं किया, नॉट बाय। ये वाला क्यों नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि प्राइस कम सेटिस्फेक्शन ज़्यादा। सेकंड केस बताओ, इसमें प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों क्या है, बराबर है, तो यही केस हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप बताओ, मेरे को कोई क्वेश्चन पूछे कि जब आप सिर्फ एक कमोडिटी खरीद रहे हो तो उस केस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा। तो जब हम लोग सिर्फ एक कमोडिटी खरीद रहे हैं, एक टी शर्ट खरीद रहे हैं, तो उस केस में हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बताओ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वन कमोडिटी का पहला कंडीशन क्या हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने के लिए, तो वो पहला कंडीशन है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। और फिर से रिकैप करते हैं, व्हाट डू मीन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज गुड्स एंड सर्विस, बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या करके, अपने इनकम को खर्च करके, किस पे, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे। हमारे पास मार्केट में 3 केसेस हो सकते हैं, जब प्राइस ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कम, हम लोग बाय करेंगे या नहीं करेंगे, हम लोग बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमें महंगा लग रहा है। तीसरा केस, प्राइस कम सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, जो कि होना पॉसिबल ही नहीं है, शॉपकीपर कम कोट करेगा ही नहीं। तीसरा केस क्या बताओ मेरे को, जब प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों क्या, बराबर, शॉपकीपर जितना दाम बोल रहा है हम उस पर संतुष्ट है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उस चीज़ को बाय कर लेंगे। तो ना पहला वाला इक्विलिब्रियम है ना लास्ट वाला इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कौन सा है, जहाँ पे Px इज इक्वल टू MUx। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट डेवलप कराने का कोशिश किया है। अब इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे एक शेड्यूल के थ्रू, उसके बाद एक कर्व के थ्रू। चलो बच्चों, अब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं शेड्यूल के हेल्प से, ठीक है। आइए ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग एक शेड्यूल बना रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, प्राइस Px। एक्स हमारा डेयरी मिल्क है, हम लोग एक्स को क्या मान के चल रहे हैं, डेयरी मिल्क। चलो प्राइस बताओ, मान लो अगर पहला डेयरी मिल्क का दाम 6 रुपये है, तो अगला डेयरी मिल्क का दाम भी 6, तीसरा का दाम भी 6, चौथा का भी 6, पाँचवा का भी 6, छठा का भी 6 और सातवां का भी 6। कहने का मतलब है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप दुकानदार से फर्स्ट डेयरी मिल्क 6 रुपये में खरीद रहे हो, तो सेकंड डेयरी मिल्क भी कितना में खरीदेंगे, 6 में। थर्ड डेयरी मिल्क भी कितना में खरीदेंगे, 6 रुपये में खरीदेंगे। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं MUx की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, MUx। हम लोग को मालूम है लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा। आप जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे MU क्या करेगा, घटते जाएगा। चलो इसे घटाते हैं। मान लो सबसे पहले हमें मिला कितना, 12। हमने जब फर्स्ट डेयरी मिल्क खाया हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 12। हमने जब सेकंड खाया तो कितना मिला, 10। थर्ड खाया तो कितना मिला, 8। फोर्थ खाया तो कितना मिला, 6। पाँचवा खाया तो कितना मिला, 4। तो घटते जाएगा ना। यहाँ पे कितना मिला बोलो मेरे को, 2। यहाँ पे कितना मिला आपका, 0। कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग उसको कैटेगराइज कर रहे हैं 3 फेजेज में। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ध्यान से नोटिस कर पाओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक केस 1। इस केस में बात बताओ कौन ज़्यादा है कौन कम है। MU ज़्यादा है, Px कम है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, MUx। अच्छा इसको ऐसे लिखो जैसे हमने समझा था, Px कम है ना, MU क्या है, ज़्यादा। Px कम, MU ज़्यादा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, केस 2। केस 2 देखो क्या दिख रहा है आपको, Px इज इक्वल टू
MUX, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से थर्ड वाले में प्राइस ज़्यादा है, सेटिस्फेक्शन कम है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं केस 3। केस 3 कैसे लिख सकते हैं? PX इज़ ग्रेटर देन MUX। चलो अब आप बताओ मेरे को तीनों में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा? पहले तो बात करें केस 3 की, तो केस 3 में ध्यान दीजिए, प्राइस क्या है? ज़्यादा, सेटिस्फेक्शन क्या है? कम। तो हमें महंगा लग रहा है, हम लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो ये तीनों यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब केस 1 का बात करें तो प्राइस कम है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। तो बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये भी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। अब बात करें अगर हम लोग इसकी, यहाँ पे ध्यान दो, प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों क्या है? बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, बताओ मेरे को? ये हमारा हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हुआ? जहाँ पे PX किसके बराबर? MUX के बराबर। हमने डेफिनेशन में पहले सीखा, व्हाट डू यू मीन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट refers to a situation where a consumer is getting maximum satisfaction by spending his given income on different goods and services। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX, यहाँ पे प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो हमने शेड्यूल में देखा है, यहाँ पे शेड्यूल में देखो बराबर कहाँ पर है? सिर्फ इस पॉइंट पे बराबर है ना, PX और MUX। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये शेड्यूल समझ में आया होगा। अब सेम टॉपिक हम लोग समझेंगे ग्राफ के थ्रू, कि ग्राफ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है। और देखो ग्राफ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? ध्यान दो बच्चों, ग्राफ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? इस तरीके से मैंने कर्व बनाया, 0 x और क्या y, ओके। यहाँ पे नाम दिया, क्या क्या ले रहे हैं हम लोग? MUX दिखा रहे हैं और PX दिखा रहे हैं। नीचे में क्या है? यूनिट ऑफ कमोडिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। MU कैसा होता है बताओ मेरे को? MU तो डाउनवर्ड होता है। MU क्या होता है? डाउनवर्ड। और प्राइस मैंने आपको बताया था, प्राइस कैसा था? प्राइस तो कांस्टेंट था, प्राइस कांस्टेंट, MU डाउनवर्ड। किस पोजीशन पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पोजीशन पे। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे MUX किसके बराबर है? PX के बराबर है। तो यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। गॉट इट? देखो प्राइस 6 कांस्टेंट था ना, तो हमने क्या किया? प्राइस को कांस्टेंट बना दिया। MU क्या कर रहा था? घट रहा था, तो हमने MU को घटा दिया। दोनों ने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, मतलब इसी पॉइंट पे MUX इज इक्वल टू क्या? PX। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बाबू हमने आज फिनिश कर लिया कौन सा टॉपिक बताओ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये क्वेश्चन आएगा आपका कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो आप लोग फटाफट वीडियो को कंप्लीट करना, फिर मैं आपको नोट्स भेजूंगा, वहाँ से नोट्स को नोट डाउन करना और यहाँ तक आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का बेस। बेस क्या है बाबू उसका? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ऐड करते हैं। थैंक यू।